हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्टफ। कल के लेक्चर के अंदर हमने लिपिड्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि जो लिपिड्स है उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन देखी, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स लिए एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स लिए एंड द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। और एक फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स की क्लासिफिकेशन जो हमने एंड पे कल जहां पे हमने कंक्लूड किया वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। मेम्ब्रेन लिपिड्स को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आई विल स्टार्ट द लेक्चर, तो आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम नीडी स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है, as you can see, we are discussing the glycerophospholipids. I will take the pen. Yeah, this is the okay. Now, आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में, यानी ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिनका बैकबोन ग्लिसरॉल होगा, यानी ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। मैंने कल आपको बताया था कि एक मेम्ब्रेन लिपिड या फॉस्फोलिपिड 4 कंपोनेंट्स का बना होता है। ठीक है जी, मैंने बताया था आपको कि एक तो होगा एक बैकबोन, एक तो फैटी एसिड होगा, दूसरा होगा एक ऐसा बैकबोन जिसके साथ फैटी एसिड जुड़ सके, तीसरा होगा फॉस्फेट, और द फोर्थ इज एन अल्कोहल मोइटी। वो अल्कोहल मोइटी डिफर कर सकते हैं और उन्हीं डिफरेंट अल्कोहल मोइटीज की वजह से हमारे पास डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स अवेलेबल है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लेंगे ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स को। तो अगर हम ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स की बात करें, ये जो है दिस इज द ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड। ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स को पढ़ने से पहले हमें एक मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है, फॉस्फेटिडिक एसिड। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फॉस्फेटिडिक एसिड। एक बार हमें फॉस्फेटिडिक एसिड समझ में आया, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया, फिर बहुत आसान होता है टू रिमेंबर द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि हर किसी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर फॉस्फेटिडिक एसिड एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। ठीक है जी, फॉस्फेटिडिक एसिड रहेगा पहले, उसके बाद कुछ चीजें हम जोड़ेंगे और हमारे पास डिफरेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे। इट मींस द फॉस्फेटिडिक एसिड हैज टू बी देयर, only then we can form different glycerophospholipids by attaching different alcohol moieties to the phosphatidic acid। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉस्फेटिडिक एसिड होता क्या है। देख सकते हो आप कि फॉस्फेटिडिक एसिड जो है, हमारे पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। एज यू कैन सी दिस, आई विल चेंज द कलर, दिस। यहां पे हमारे पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, यहां से यहां तक ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। और इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है कि 3 कार्बन होते हैं, ये 3 कार्बन का ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। और इस ग्लिसरॉल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। कौन कौन सा? ये जो O है इधर, आई विल हाईलाइट इट, ये जो O है इधर, ये वाला O, ये वाला O एंड दिस O। इन O के साथ असल में जुड़ा था OH, तभी तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इन O के साथ जुड़ा था OH। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर 3 OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। लेकिन पहले वाले OH के साथ, यानी पहले वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो O है, उसने बॉन्ड बनाया है किसके साथ? एस्टर बॉन्ड बनाया है फैटी एसिड फर्स्ट के साथ। ये है फैटी एसिड फर्स्ट। ठीक है जी, यानी फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन ने एस्टर बॉन्ड बनाया है विद फैटी एसिड, ये। और देन दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन, यानी ग्लिसरॉल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन ने दूसरा एस्टर बॉन्ड बनाया है विद द सेकंड फैटी एसिड, दिस इज द सेकंड फैटी एसिड। एंड देन तीसरा जो OH है, ये वाला OH, इस ग्लिसरॉल के OH के अंदर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है विद द फॉस्फेट, दिस इज द फॉस्फेट। सो दिस इज एज ए होल द फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर अब होता क्या है? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, उस ग्लिसरॉल के अंदर जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं। पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप एस्टर बॉन्ड बनाता है एक गिवन फैटी एसिड के साथ, जैसे यहां पे आप देख सकते हो कि कार्बन 1 ये। देन दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एस्टर बॉन्ड बनाता है दूसरे फैटी एसिड के साथ, इसके साथ, as you can see। and then the
third hydroxyl group that forms the ester bond with the phosphate, as you can see here. So phosphatidic acid is a glycerol molecule which is attached with the two fatty acids as well as one phosphate group. So this as a whole is a phosphatidic acid. Okay, now यहाँ पे जो phosphatidic acid है, it acts as a main backbone. लिख सकता हूँ मैं इधर, it acts as a main backbone. Phosphatidic acid acts as main constituent. It acts as a main constituent of all glycerophospholipids. I hope आपको फॉस्फेटिडिक एसिड समझ में आया, इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे बनता है। ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो दो कार्बन्स हैं, उन कार्बन्स के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है, वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो एस्टर बॉन्ड बनाते हैं फैटी एसिड के साथ। यू हैव टू रिमेंबर दिस बॉन्ड इज द एस्टर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज द एस्टर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज द एस्टर बॉन्ड। सी, दिस इज द एस्टर बॉन्ड, दिस इज द एस्टर बॉन्ड, सो दिस इज द एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। यानी ग्लिसरॉल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एस्टरिफाई हो जाते हैं विद द फैटी एसिड्स। पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने एस्टर बॉन्ड बनाया इस फैटी एसिड के साथ, दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने ये एस्टर बॉन्ड बनाया इस फैटी एसिड के साथ, और तीसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसने फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया। इस तरीके से हमारे पास ये फॉस्फेटिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको समझने के बाद हम 4 डिफरेंट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पढ़ेंगे और बड़ा आसान रहेगा। यू कैन सी इट नाउ, वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। सी, अगर अब फॉस्फेटिडिक एसिड, क्योंकि ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, अब ये डिपेंड करता है कि इसके साथ क्या जुड़ेगा। इसके साथ जो अल्कोहल मोइटी जुड़ेगी, कौन सा वाला अल्कोहल मोइटी जुड़ता है, उस हिसाब से हमारे पास वो वाला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मिलता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है फॉस्फेटिडिक एसिड, ये है फॉस्फेटिडिक एसिड, दिस इज अ फॉस्फेटिडिक एसिड। इसके साथ जुड़ा है कोलिन, इसके साथ जुड़ा है कोलिन। फॉस्फेटिक एसिड कौन है, जो अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड के अंदर ड्रॉ करा। इसके साथ अगर कोलिन जुड़ता है तो हमारे पास मिलता क्या है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। दिस इज द फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। यानी अगर फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अल्कोहल मोइटी इन द फॉर्म ऑफ कोलिन जुड़ता है तो हमारे पास पहला वाला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आता है, दैट्स कॉल्ड एज फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इसी फॉस्फेटिडाइल कोलिन को हम कहते हैं लेसिथिन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लेसिथिन, इट्स आल्सो कॉल्ड एज लेसिथिन। ठीक है, नाउ कोलिन जो है, क्योंकि कोलिन का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट नो द बेसिक ऑफ दिस फॉस्फोग्लिसराइड्स। और एग्जाम के अंदर देखेंगे कि हमें तो कभी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा नहीं जाता है। वी हैव टू नो दैट व्हाट दिस फॉस्फोग्लिसराइड्स आर एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्ज दे कैरी ऑन टू देमसेल्व्स। ये चीजें हमें पढ़नी होती है। तो लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर मैं फॉस्फेटिडिक एसिड की बात करूं, फॉस्फेटिडिक एसिड की, यहां से मैं पहली स्लाइड, इस फॉस्फेटिडिक एसिड में आप देखो, आप यहां पे देखो, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे भी एक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर इसका मतलब है नेट चार्ज क्या रहता है, -2, क्योंकि यहां पे यानी ये जो लेफ्ट स्ट्रक्चर है इसके ऊपर तो कोई चार्ज हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फॉस्फेट के अंदर यहां पे एक चार्ज हमें मिलती है -1 का, और यहां पे -1 का, यानी -2 चार्ज नेट चार्ज होती है ऑन टू द फॉस्फेटिडिक एसिड, -2 चार्ज। लेकिन जब इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कोई अल्कोहल मोइटी जुड़ता है, वो कहां जुड़ेगा, आपको याद रखना है, जो भी अल्कोहल मोइटी जुड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं उस अल्कोहल मोइटी का नाम रखता हूं X,
X could be anything. It could be like अभी आपने देखा कि it could be choline, it could be ethynylamine, it could be ionostar, it could be serine. तो ये X वेरी करेगा, तो मैंने X लिखा, इसका मतलब है X could be any alcohol moiety. लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये X मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। आप देख सकते हो कि इसने बॉन्ड किसके साथ बनाया, O नेगेटिव के साथ। जब ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नलिफाई हो जाती है, वो गायब हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है जब फॉस्फेटिडिक एसिड किसी अल्कोहल मॉइटी के साथ बॉन्ड बनाता है, उस फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर फिर नेट नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा, ओनली -1, ये वाला -1। आप देख सकते हो ये वाला -1, क्योंकि ये अभी भी बाकी है। ये जो -1 था, ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, किसी अल्कोहल मॉइटी के साथ, तो ये -1 चार्ज नलिफाई हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है -1 चार्ज। अगर आप सिर्फ फॉस्फेटिडिक एसिड की बात करोगे -2 नेट चार्ज, लेकिन अगर फॉस्फेटिडिक एसिड किसी अल्कोहल मॉइटी के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर जिस ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल मॉइटी जुड़ेगा उस ऑक्सीजन के ऊपर जो -1 चार्ज होता है वो नलिफाई हो जाता है, और हमारे पास बचता है ये वाला -1 चार्ज, -1 चार्ज। ये -1 चार्ज, ये -1 चार्ज, -1 चार्ज कब रहेगा, जब फॉस्फेटिडिक एसिड किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखो फॉस्फेटिडिक एसिड कोलिन के साथ यहां पे बॉन्ड बना चुका है। आपको याद रखना है कि कोलिन के स्ट्रक्चर के अंदर एक नाइट्रोजन प्लस होता है, ये काम की बात है। अदरवाइज कोलिन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूं, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, जब आप कोलिन का स्ट्रक्चर देखोगे बुक पे या ड्रॉ करोगे तो आपको जरूर मिलेगा नाइट्रोजन प्लस एक जगह, मिडल में, सेंटर में। इसका मतलब है कोलिन के अंदर कितना चार्ज है अपना, +1, क्योंकि +1 चार्ज है कोलिन के अंदर। और फॉस्फेटिडिक एसिड, इस फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर कितना चार्ज, -1। क्योंकि -1 क्यों है, -2 तो था, लेकिन अभी फॉस्फेटिडिक एसिड ने कोलिन के साथ बॉन्ड बनाया, तो एक वाला ऑक्सीजन का जो जिसके ऊपर जो -1 चार्ज था वो नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसने बॉन्ड बनाया कोलिन के साथ, तो उस फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर सिर्फ -1 चार्ज होगा, और यहाँ पे कोलिन के ऊपर +1 चार्ज होगा। +1 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स फॉस्फेटिडाइल कोलिन के ऊपर एट pH 7 नेट चार्ज 0 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एट pH 7 net charge on phosphatidylcholine is 0. Net charge is at pH 7 net charge on phosphatidylcholine is 0. I hope आपको ये समझ में आया, क्योंकि कोलिन के अंदर +1 चार्ज था, फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर -1, ये दो कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो एट फिजियोलॉजिकल pH और एट pH 7 that is the charge on the phosphatidylcholine will be 0. Okay. Now, और एक ये पहला वाला फॉस्फोग्लिसराइड था, फॉस्फेटिडाइलकोलिन। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स अबाउट द फॉस्फेटिडाइलकोलिन। नेक्स्ट फॉस्फेटिडाइल, या हम कह सकते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड पढ़ते हैं। देखो दूसरा अगर हम पढ़ते हैं, ये है फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है जी, ये है फॉस्फेटिडिक एसिड, और अभी इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जुड़ चुका है एथेनॉल एमाइन इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल मॉइटी। अल्कोहल मॉइटी हमेशा उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा, उस ऑक्सीजन जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है उसके साथ जुड़ेगा। पहले वाले में कौन जुड़ा था, कोलिन, और दूसरे वाले में फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अगर एथेनॉल एमाइन जुड़ता है एज ए अल्कोहल मॉइटी, तब हमारे पास जो फॉस्फोग्लिसराइड मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल एमाइन। फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल एमाइन नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फॉस्फेटिडिक एसिड था, एथेनॉल एमाइन जुड़ा, फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल एमाइन, ठीक है। एथेनॉल एमाइन होता क्या है, देखो अगर मैं एथेनॉल एमाइन की बात करूं, ये ऐसा होता है कुछ, NH3 प्लस दिस इज एथेनॉल एमाइन। अब आप खुद देख सकते हो कि एथेनॉल एमाइन के अंदर नेट चार्ज क्या होता है। मैं सिर्फ एथेनॉल एमाइन की बात कर रहा हूं, नॉट फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल एमाइन। ओनली एथेनॉल एमाइन के ऊपर कितना नेट चार्ज है, +1 है, देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर ये +1 नेट चार्ज रहेगा, इसका मतलब है इसके ऊपर नेट चार्ज +1 होगा। और फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर कितना नेट चार्ज होता है जब वो किसी अल्कोहल मॉइटी के साथ जुड़ जाता है, पहली स्लाइड में मैंने बताया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है -1 चार्ज। जब ये किसी एक्स मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो -1 चार्ज रहता है। इसका मतलब है अब
फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर कितना नेट चार्ज है? -1। और फॉस्फेटिडिक एसिड जब एथेनॉल एमाइन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एथेनॉल एमाइन के अंदर खुद +1 नेट चार्ज है, फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर -1, ये दो कैंसिल आउट करेंगे और इसका मतलब है फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल एमाइन के अंदर भी at pH 7 the net charge will be 0. So at pH 7 net charge is equal to 0. ठीक है। और फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल एमाइन के बारे में एक चीज है, ये एबंडेंट लिपिड है इन प्रोकैरियोट्स। एबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड है इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। यहां तक तो हमने कितने फॉस्फोग्लिसराइड्स पढ़े? 2। एक पढ़ा हमने फॉस्फेटिडाइल कोलिन, एक पढ़ा हमने फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल एमाइन। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ यानी उस फॉस्फेट के साथ सीरीन जुड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल मॉइटी, यानी अगर फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अल्कोहल मॉइटी सीरीन जुड़ता है तो हमारे पास कौन सा फॉस्फोग्लिसराइड आएगा? फॉस्फेटिडाइल सीरीन। सो सिंपल, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक है। अब यह देखना है कि नेट चार्ज क्या हो सकता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन के ऊपर। अगर हम सीरीन की बात करें, सीरीन एमाइन एसिड की बात करें, तो इट्स लाइक दिस H3M CH2 नेगेटिव 2। तो इस सीरीन के ऊपर नेट चार्ज क्या है अपना? सीरीन के ऊपर देख सकते हो CO नेगेटिव यानी -1 यहां पे चार्ज है और +1 यहां पे चार्ज है। तो सीरीन के अंदर +1 चार्ज भी है, -1 चार्ज भी है, ये दो कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब है नेट चार्ज ऑन सीरीन इज 0। ठीक है। नेट चार्ज ऑन सीरीन इज 0। नाउ फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर क्या चार्ज रहता है जब वो किसी अल्कोहल मॉइटी के साथ बॉन्ड बनाता है? -1। ठीक है। तो इसका मतलब है फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर -1 चार्ज है, सीरीन के ऊपर 0 चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या रहेगा फॉस्फेटिडाइल सीरीन पे? -1। सो इन फॉस्फेटिडाइल सीरीन एट pH 7 नेट चार्ज इज 0। नेट चार्ज इज 0। आपको मैं फॉस्फेटिडाइल सीरीन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। फॉस्फेटिडाइल सीरीन एक सेल के अंदर, क्योंकि हम मेम्ब्रेन लिपिड्स पढ़ते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर मैं ये सेल बनाता हूं इधर, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फॉस्फेटिडाइल सीरीन, चूंकि हम मेम्ब्रेन लिपिड्स पढ़ते हैं, ये सारे लिपिड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन के ऊपर। फॉस्फेटिडाइल सीरीन, आई विल चेंज द कलर, दिस फॉस्फेटिडाइल सीरीन नॉर्मली प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द साइटोसोलिक साइड। आप देखो मेम्ब्रेन के ऊपर लिपिड है, लेकिन चूंकि ये सेल है, अंदर का क्या है? अंदर का है साइटोसोल। और इस सेल के बाहर इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो सेल के बाहर एरिया है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, एंड जो एरिया सेल के अंदर होता है इट्स कॉल्ड ए साइटोसोल। ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज फॉस्फेटिडाइल सीरीन। फॉस्फेटिडाइल सीरीन ये नॉर्मली हमेशा फेस करता है टुवर्ड्स द साइटोसोलिक साइड। मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है लेकिन फेस करता है टुवर्ड्स द साइटोसोलिक साइड। व्हाट इफ फॉस्फेटिडाइल सीरीन फ्लिप्स एंड फेसेस टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस साइड? नॉर्मली क्या है ये याद रखना है आपको, नॉर्मली इट फेसेस टुवर्ड्स द साइटोसोलिक साइड। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फॉस्फेटिडाइल सीरीन फेस करता है टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस साइड, यानी ये फ्लिप करता है एंड इट फेसेस टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। इट मींस अपोजिट साइड हम इस तरह दिखा सकते हैं कि यही फॉस्फोलिपिड अब इस तरीके से कुछ है। यहां पे आप देख सकते हो ये जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस साइड। अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर या किसी भी सेल के अंदर फॉस्फेटिडाइल सीरीन फेस कर रहा हो टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस साइड,
इससे एक सिग्नल दिया जाता है, ईट मी सिग्नल इसको कहा जाता है, कि वेन एवर यू सी द फॉस्फेटिडाइल सीरीन फेसिंग टुवर्ड्स द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस साइड दैट प्रोवाइड्स एन ईट मी सिग्नल। ईट मी सिग्नल हम कहां पढ़ते हैं? एपोप्टोसिस में। ईट मी सिग्नल का काम यह होता है कि वो बाकी जो एंजाइम्स होते हैं, कैस्पेजेस होते हैं, यानी एपोप्टोटिक जो प्रोसेस है उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको इनवाइट करता है कि मुझे खा लो, या मुझे एपोप्टोसिस के अंदर भेजो, मुझे डिस्ट्रॉय करो। इसलिए क्योंकि ये नॉर्मली होता तो नहीं है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन तो नॉर्मली साइटोसोलिक फेज की ओर क्या कहते हैं कि उसको फेस करता है, लेकिन इस बार फॉस्फेटिडाइल सीरीन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस की ओर फेस कर रहा है। इट मीन सेल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इट एक्ट्स एज एन ईट मी सिग्नल, एपोप्टोसिस करा दी जाती है और इस सेल को मारा जाता है। सो फॉस्फेटिडाइल सीरीन फेसिंग टुवर्ड्स द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस साइड एक्ट्स एज एन ईट मी सिग्नल फॉर द एपोप्टोसिस। लिख देता हूं मैं ये, फॉस्फेटिडाइल सीरीन when faces towards ECM side, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स साइड भी हम इसको कहते हैं, ECM साइड, it acts as eat me signal, and eat me signal जब एक्ट करेगा तो ये सेल जाएगी एपोप्टोसिस के अंदर, एपोप्टोसिस होगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फॉस्फेटिडाइल सीरीन। एट pH 7 नेट चार्ज 0 रहेगा। और एक जो पॉइंट है जो मैंने डिस्कस किया ईट मी सिग्नल के बारे में, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लिटरेचर यू कैन यूज फॉर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉस्फेटिडाइल सीरीन के बारे में तो बहुत ज्यादा लिटरेचर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अगर फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कौन जुड़ता है? ओइनोस्टॉल। तो फॉस्फेटिडाइल ओइनोस्टॉल ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड हमें मिलता है। दिस इज द फोर्थ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। When phosphatidic acid joins the oinositol, phosphatidyl oinositol हमारे पास आता है और इस phosphatidyl oinositol का नेट जो है एट फिजियोलॉजिकल पीएच, इसका चार्ज जो है वो -1 रहता है। सो एट pH 7 नेट चार्ज ऑन phosphatidyl oinositol इज -1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे और एक ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, कार्डियोलिपिन। कार्डियो, इट परटेन्स टू हार्ट। इसका मतलब है कार्डियोलिपिन ऐसा लिपिड है जो कि मैक्सिमम कहां पाया जाता है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, या इसकी जो मैक्सिमम एबंडेंस है वो है इन द कार्डियक टिश्यू। तो कार्डियोलिपिन के बारे में क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑल्सो ए ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड। It is also a glycerol based phospholipid। ठीक है, लेकिन कार्डियोलिपिन के अंदर एक खास चीज है, दो फॉस्फेटिडिक एसिड होंगे, ये एक फॉस्फेटिडिक एसिड है, ये दूसरा फॉस्फेटिडिक एसिड है, और इनको कनेक्ट करने का काम करता है ग्लिसरॉल। इनको कनेक्ट करने का काम करता है ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका मतलब है कार्डियोलिपिन के अंदर दो फॉस्फेटिडिक एसिड्स होंगे जो कि कनेक्ट, जिनको ब्रिज करता है ग्लिसरॉल। ठीक है, दो फॉस्फेटिडिक एसिड, ग्लिसरॉल। अगर दो फॉस्फेटिडिक एसिड है, टोटल में कितने फैटी एसिड चेन्स होंगे? 4। एक फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर कितने फैटी एसिड्स होते हैं? 2। दो फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर कितने फैटी एसिड्स होंगे? 4। इसका मतलब है अगर हम कार्डियोलिपिन की बात करें, इसके अंदर, कार्डियोलिपिन के अंदर एक तो ग्लाइसरॉल होगा, 4 फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, एक तो ग्लिसरॉल होगा, 4 फैटी एसिड्स होंगे, और 2 फॉस्फेट्स भी होंगे, क्योंकि एक फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ एक फॉस्फेट होता है, 2 फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ 2 फॉस्फेट होंगे। तो एक ग्लिसरॉल, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 फैटी एसिड्स होंगे, क्योंकि नॉर्मली एक फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर 2 फैटी एसिड्स होते हैं। और ये कार्डियोलिपिन जो है ये पाया जाता है इन द कार्डियक टिश्यू, यूनिक
लिपिड ऑफ, एक तो ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने कार्डियक टिश्यू बोला, टिश्यूज के अंदर तो सेल और सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और सेल ऑर्गेनेल के अंदर स्पेसिफिकली ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सो यूनिक लिपिड ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो कार्डियोलिपिन बी ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है। और अभी तक आपने ये देखा कि जितने भी ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स हैं इनके अंदर बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड। कैसे? जैसे इफ आई गो बैक टू द स्लाइड नंबर 1, ये स्लाइड नंबर 1, यहां पे देखो कौन सा बॉन्ड था, एस्टर बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है। तो ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर एस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है जी। चाहे आप फॉस्फेटिडाइल कोलिन की बात करो, चाहे आप फॉस्फेटिडाइल सीरीन की बात करो, चाहे आप फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन की बात करो, या फॉस्फेटिडाइल इनोस्टॉल की बात करो, या कार्डियोलिपिन की बात करो, इन सब के अंदर बॉन्ड जो होता है वो होता है एस्टर बॉन्ड। उसी एस्टर बॉन्ड की हेल्प से ये एस्टरीफाई हो जाते हैं विद फैटी एसिड्स, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे एक स्पेशल केस का। हम देखते हैं कि जो कोबरा होता है, कोबरा स्नेक, या जो बीज होते हैं, ये इनके अंदर जहर होता है। जब ये बाइट करते हैं तो हमें ये पता है कि ये इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, हमारे स्किन के अंदर पॉइजन। कोबरा का भी पॉइजन डेंजरस होता है और बी का भी पॉइजन ठीक ठाक डेंजरस होता है। अब देखते हैं कि ये पॉइजन क्यों डेंजरस होते हैं। स्पेशली अगर हम कोबरा की बात करें, उस पॉइजन में ऐसा क्या होता है। ऑल्दो जो मैं डिस्कस करूंगा इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है उस पॉइजन के अंदर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये भी कोबरा पॉइजन और बी पॉइजन के अंदर होता है। देखो क्या होता है कोबरा और बीज के अंदर, पहले मैं लिख लेता हूं इधर, इनके अंदर दे हैव हाई अमाउंट्स ऑफ, they have high amounts of phospholipase A2, phospholipase A2, this is very important, phospholipase A2। ये तो कोबरा और बी के पॉइजन के अंदर फॉस्फोलाइपेस A2 बहुत एबंडेंस में होता है। अब इस फॉस्फोलाइपेस A2 का काम क्या है। मान लो कि कोबरा ने बाइट किया, फॉर एग्जांपल यहां पे किसी जगह स्किन के ऊपर बाइट किया। अब स्किन के अंदर क्या है, सेल्स, सेल्स के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, ठीक है जी। अब मान लो कोबरा ने बाइट किया तो होगा क्या, हमारे सेल्स के अंदर, स्किन सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसी मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन लिपिड होता है, या मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। तो एक मेम्ब्रेन लिपिड ये है जो मैंने यहां पे ड्रॉ करा है, ठीक है जी। आप देख सकते हो कि यहां पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये है फॉस्फेट, और ये है दो फैटी एसिड्स, ठीक है। एक फैटी एसिड ये है, एक फैटी एसिड ये है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन लिपिड है। तो जब कोबरा का पॉइजन चला जाता है स्किन के अंदर, अब स्किन सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं। क्योंकि कोबरा के अंदर फॉस्फोलाइपेस, कोबरा के पॉइजन के अंदर फॉस्फोलाइपेस A2 बहुत ज्यादा होता है, और फॉस्फोलाइपेस A2 का काम यह होता है कि वो मेम्ब्रेन लिपिड के अंदर जो कार्बन नंबर 2 होता है, जो कार्बन नंबर 2 ग्लिसरॉल के अंदर जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, देख सकते हो इधर, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये, हाँ, ये है कार्बन नंबर 2, और इसने एस्टर बॉन्ड बनाया है किसके साथ, फैटी एसिड के साथ। ये है एस्टर बॉन्ड, आई विल शो इट, ये है एस्टर बॉन्ड, ठीक है जी। क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे भी एस्टर बॉन्ड है, लेकिन फॉस्फोलाइपेस A2 हमेशा कार्बन 2 और R2 के दरमियान जो एस्टर बॉन्ड होता है उसको क्लीव करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर इस कार्बन 2 और इस R2 के दरमियान जो एस्टर बॉन्ड है, इसको फॉस्फोलाइपेस, ये फॉस्फोलाइपेस A2 है, कौन, ये है फॉस्फोलाइपेस A2, जो रेड में मैंने दिखाया है,
यह फॉस्फोलाइपेज A2। इसने कहां क्लीव किया, देख सकते हो आप, इसने क्लीव किया कार्बन 2 और R2 के दरमियान, जो एस्टर बॉन्ड है उसको क्लीव किया। इससे क्या होगा, जब क्लीव किया जाएगा, जैसे मैंने रेड से दिखाई है, एक सीजर दिखाया है, इससे आपको यह समझ में आ सकता है कि कहां से क्लीव होगा। जब क्लीव होगा तो ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, आई विल शो इट, आई विल यूज द हाइलाइटर। ये जो पार्ट है, ये रिलीज हो जाएगा, क्योंकि जब उधर कट लगाया किसने, फॉस्फोलाइपेज A2 ने, तो जो R2 फैटी एसिड है ये रिलीज होगा। जब ये रिलीज होता है ये टुकड़ा, इसको हम कहते हैं ऑर्चिडोनिक एसिड, इसको कहा जाता है ऑर्चिडोनिक एसिड, जो कि मैंने यहां लिखा है ऑर्चिडोनिक एसिड। अब ऑर्चिडोनिक एसिड ये कहां हो रहा है, स्किन के सेल के अंदर, ठीक है जी। ऑर्चिडोनिक एसिड इसके फॉलोइंग, इसके डाउनस्ट्रीम में होगा क्या, ऑर्चिडोनिक एसिड को जब रिलीज किया जाएगा, एक टुकड़ा है, एक फ्रेगमेंट है जो कि रिलीज हुआ फ्रॉम द मेम्ब्रेन लिपिड बाय breakdown of the ester bond which has been broken down by phospholipase A2 which was present in the poison। अब ऑर्चिडोनिक एसिड पे दो एंजाइम्स काम कर सकते हैं, इसके ऊपर दो एंजाइम्स काम कर सकते हैं। एक है साइक्लोऑक्सीजनेस, एक है साइक्लोऑक्सीजनेस। अगर ऑर्चिडोनिक एसिड के ऊपर साइक्लोऑक्सीजनेस काम करता है, उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि ऑर्चिडोनिक एसिड से हमें मिलेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सेन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन। जब ऑर्चिडोनिक एसिड के ऊपर साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम काम करेगा तो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब अगर इसी ऑर्चिडोनिक एसिड के ऊपर लिपोऑक्सीजनेस ने काम किया, अगर यहां पे लिपोऑक्सीजनेस ने काम किया, तो यहां से हमें मिलते हैं, यहां से हमें मिलेंगे लिकोट्राइन्स। अब एंड पे मिला क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिले, प्रोस्टासाइक्लिन्स मिले, थ्रोम्बोक्सेन्स मिले, लिकोट्राइन्स मिले। हमें ये पता है कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये केमिकल फिजियोलॉजिकल मेडिएटर्स का काम करेंगे, ये पेन लाएंगे उस जगह। मान लो कि यहां पे बाइट किया था, तो इस जगह जब वो पॉइजन जिसके अंदर फॉस्फोलाइपेज A2 है, इस सेल के अंदर, स्किन सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन लिपिड है, उसको कार्बन नंबर 2 और R2 के दरमियान जो एस्टर बॉन्ड है उसको क्लीव किया जाएगा, ऑर्चिडोनिक एसिड को रिलीज किया जाएगा। उसी ऑर्चिडोनिक एसिड के ऊपर अगर साइक्लोऑक्सीजनेस काम करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन्स मिलेंगे। अगर लिपोऑक्सीजनेस ने काम किया तो लिकोट्राइन्स मिलेंगे। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये केमिकल मीडिएटर्स का काम करेंगे और इस जगह ब्लड वेसल्स की डायलेशन कराएंगे और वहां पे आपको रेडनेस मिलेगी, जहां पे बाइट होगा ना वहां पे आपको रेडनेस मिलेगी, पेन होगा, हीट प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। वो काम इन केमिकल मीडिएटर्स का है, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइक्लिन, लिकोट्राइन्स का। लेकिन एक तो पॉइजन से ये होगा जो मैं बता रहा हूं कि रेडनेस होगी, पेन होगी, हीट जनरेट होगी। दूसरा क्या हो सकता है, आप देख सकते हो जब ऑर्चिडोनिक एसिड को रिलीज किया गया, अब देखो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर बचा क्या, लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर में एक तो हमारे पास एक फॉस्फेट बचा, इस फॉस्फेट के साथ ग्लिसरॉल कनेक्टेड है, इस ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड नंबर 1 कनेक्टेड है। यह है ना लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर, यानी ऑर्चिडोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के बाद जो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर बचता है वो यही है, जिसके अंदर एक फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल है, R1 है, और यहां पे कोई अल्कोहल मॉइटी होगा जिसको मैं X नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये जो लेफ्ट ओवर स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लाइसोफॉस्फेटिक एसिड, इसको हम कहते हैं लाइसो, जो बचा यहां पे, इसको हम कहते हैं लाइसोफॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड। इस लाइसोफॉस्फेटिक एसिड के अंदर है क्या क्या, इसके अंदर है X, X मीन्स कोई अल्कोहल मॉइटी, कोई पोलर ग्रुप, इसके अंदर है एक फॉस्फेट, इसके अंदर है एक ग्लिसरॉल, और इसके अंदर है एक फैटी एसिड। दूसरी फैटी एसिड को हमने रिलीज कराया इन द फॉर्म ऑफ ऑर्चिडोनिक एसिड। ये जो है आप देख सकते हो लाइसोफॉस्फेटिक एसिड के अंदर, लाइसोफॉस्फेटिक एसिड के अंदर यह है लाइसोफॉस्फेटिक एसिड, इसके अंदर ये चीजें हैं। लाइसोफॉस्फेटिक एसिड के अंदर पोलर ग्रुप भी है, नॉन पोलर ग्रुप भी है। पोलर ग्रुप्स कौन है, देखो यहां तक X
फॉस्फेट, यहां तक जो है ये पोलर है, और जो फैटी एसिड है इस लाइसोफॉस्फेटिक एसिड का, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। जो लेफ्टओवर स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक पोलर पार्ट भी होगा, नॉन पोलर पार्ट भी होगा। फैटी एसिड हमेशा नॉन पोलर ही होता है। अब अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर पोलर पार्ट भी है, नॉन पोलर पार्ट भी है, तो कॉमन सी बात है वो एज ए डिटर्जेंट काम कर सकता है, क्योंकि डिटर्जेंट के अंदर होता क्या, एक पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है। वही तो इसी लाइसोफॉस्फेटिक एसिड के अंदर भी प्रेजेंट है, एक पोलर पार्ट, एक नॉन पोलर पार्ट। इट मींस दिस लाइसोफॉस्फेटिक एसिड विल एक्ट एज ए डिटर्जेंट, सो acts as a detergent। और डिटर्जेंट का काम क्या होता है, इट विल solubilize the membrane lipids, solubilizes membrane lipids। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितनी डिस्ट्रक्शन होगी उस जगह जहां पे बाइट, कोबरा या बी का बाइट होगा, वहां पे ये चीजें हो सकती है। वहां पे आर्चिडोनिक एसिड भी रिलीज किया जाएगा, वहां पे रेडनेस होगी, पेन होगी, हीट जनरेट होगी, और वहां से लाइसोफॉस्फेटिक एसिड को भी जनरेट किया जाएगा जो कि एज ए डिटर्जेंट का काम करेगा। वो उस जगह उन मेम्ब्रेन लिपिड्स को डिसॉल्व भी करेगा। तो ये नुकसान हैं कोबरा पॉइजन के और बी के पॉइजन के। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे एक और लिपिड, दैट इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है जी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की ये इंपॉर्टेंस है, इट्स एन ईथर बेस्ड, इट इज एन ईथर बेस्ड ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। ईथर बेस्ड ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। अभी तक जितने भी हमने पढ़े, चाहे पीसी है, फॉस्फेटिलकोलिन, सीरीन, इथेनॉल एमाइन, इनोस्टॉल, हमने कार्डियोलिपिन पढ़ा, इन सब के अंदर कौन सा बॉन्ड था? एस्टर बॉन्ड। और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये भी ग्लाइसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, लेकिन एक डिफरेंस है। जो ग्लाइसरॉल का कार्बन नंबर 1 है, जिसके साथ OH जुड़ा होता है, वो नॉर्मली मैं क्या बता चुका था कि वो एस्टर बॉन्ड बनाएगा विद फैटी एसिड 1, यानी R1 के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा। यहां पे आप देखो, जो कार्बन 1 है, यह है कार्बन 1, इसने कौन सा बॉन्ड बनाया है R1 के साथ? ये बॉन्ड है ईथर, ये तो एस्टर नहीं है, ये है ईथर बॉन्ड। ऑल्दो कार्बन नंबर 2 ने फिर से एस्टर ही बॉन्ड बनाया। कार्बन नंबर 2 ने एस्टर बॉन्ड नॉर्मली जो बनाता है वही बॉन्ड बनाए, एस्टर बॉन्ड। फर्क कहां है? फर्क है कार्बन नंबर 1 पे। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के अंदर, ग्लाइसरॉल के अंदर जो कार्बन नंबर 1 है वो ईथर बॉन्ड बनाता है R1 के साथ। ऑल्दो कार्बन नंबर 2 नॉर्मली एस्टर बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे फोकस करना है, दैट इज ईथर बॉन्ड बेस्ड। ठीक है, ये फर्क है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के अंदर। अदरवाइज ये भी ग्लाइसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, लेकिन इसके अंदर ईथर बॉन्ड होता है, और ईथर बॉन्ड ये मोर रेजिस्टेंट होता है देन एस्टर बॉन्ड। लिख लेता हूं मैं इधर, ईथर bond is more resistant than ester bond। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है, इट एक्ट्स एज ए फिजियोलॉजिकल मीडिएटर, जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा था। इट एक्ट्स एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इट एक्ट्स एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इसके क्या फंक्शंस है? इट कॉजेज प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का ही होता है। इट कॉजेज प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन ये कहाँ पड़ता है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, जहां पे कभी कोई जख्म लगा होता है, फिर ब्लड को क्लॉट करना होता है, वहां पे हमें प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करना पड़ता है, और वहां पे जो प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करवाने का जो ये काम है वो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का। ठीक है जी। और इसका और एक काम है, इट कॉजेज ब्लड वेसल डायलेशन। इट कॉजेज ब्लड
वेसल डायलेशन। एक एक पॉइंट आप याद रखना, दिमाग में फिक्स करना, क्योंकि मैं ये पूरा एनालिसिस करके आपके सामने ये जो लेक्चर डालता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने खुद कई बार लास्ट ईयर पेपर्स द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने बहुत बार इसको एनालाइज किया कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं वही एक्सपीरियंस को जोड़ के ये जो लेक्चर्स है मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। सो डू नॉट मिस एनी पॉइंट विच आई एम रिटन on the slide in the slides. So this is all about platelet activating factor. Now प्लाज्मिनोजेंस। अब और एक लिपिड है, ये प्लाज्मिनोजन है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईथर बेस्ड ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, ईथर बेस्ड ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, प्लाज्मिनोजन इज आल्सो एन ईथर बेस्ड ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। बस यही इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर वो भी ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है, लेकिन एस्टर बेस्ड है। एक ईथर बॉन्ड होता है, नॉट एस्टर। एस्टर तो होता है नॉर्मली, लेकिन एक ईथर बॉन्ड होता है जो कि स्पेशल केस है। और एक प्लाज्मिनोजन है जिनके अंदर एक ईथर बॉन्ड होता है। और अब ये जो है ना कि एस्टर बॉन्ड को ईथर बॉन्ड में कन्वर्ट करना, क्योंकि नॉर्मली एस्टर बॉन्ड होता है, तो ये कहां परफॉर्म किया जाता है कि एस्टर बॉन्ड को हमने ईथर बॉन्ड में कन्वर्ट किया? ये परफॉर्म किया जाता है इन द पेरोक्सोसोम्स। सो एस्टर बॉन्ड को ईथर बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है इन एन ऑर्गेनल पेरोक्सोसोम्स के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहां तक ये प्लाज्मिनोजेनेस के बारे में बात है। नेक्स्ट अब है ग्लाइसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? ग्लाइसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अंदर एक ही एग्जांपल है, ग्लाइसरॉल बेस्ड है लेकिन ग्लाइकोलिपिड्स है। इसके अंदर एग्जांपल है गैलेक्टोलिपिड। गैलेक्टोलिपिड अगर मैं जल्दी जल्दी बनाऊं, H2CO, ये R1 होगा, यहां से HCO। देख सकते हो कि एस्टर बॉन्ड फिर से है, ईथर बॉन्ड तो नहीं है, एस्टर बॉन्ड ये फैटी एसिड 2 है, यहाँ पे है H2C, यहाँ पे O, और यहाँ पे जुड़ता है गैलेक्टोज। This is galactolipid. It is present in the membrane of chloroplast. Present in the membrane of chloroplast. तो ये ग्लाइकोलिपिड है, ग्लिसरॉल बेस्ड है। इसके अंदर आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स। जब मैंने आउटलाइन दी थी, मैंने बताया था एक होता है ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स जो कि हमने अभी तक पढ़े, एक होता है स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स, यानी जिनके अंदर मेन बैकबोन स्फिंगोसिन रहेगा। अभी तक जितने भी हमने पढ़े उनमें मेन बैकबोन क्या था? ग्लिसरॉल। लेकिन अब जो हम लिपिड्स पढ़ेंगे एक ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर एक ही पढ़ेंगे हम। इसके अंदर जो बैकबोन होगी, मेन बैकबोन होगी, वो होगी स्फिंगोसिन। नाउ व्हाट इज स्फिंगोसिन? स्फिंगोसिन इज 18 carbon polyhydroxy 18 carbon polyhydroxy amino alcohol। ठीक है, 18 कार्बन है, पोलीहाइड्रोक्सी। एक तो 18 कार्बन का होगा स्फिंगोसिन, और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ठीक है जी, देखो, और एक एमाइन भी होगा, दिखा दूंगा मैं। देखो, ये जो नीचे मैंने स्ट्रक्चर डाला है, यही है स्फिंगोसिन। कौन सा वाला स्फिंगोसिन है? जो मैंने सिर्फ ब्लैक में डाला है, यहां से यहां तक। देखो जी, जो ब्लैक के अंदर मैंने डाला, ये स्फिंगोसिन है। और इस स्फिंगोसिन के अंदर आप देख सकते हो कि ये OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है, और भी OH ग्रुप होंगे, मैंने 3 दिखाए हैं। और 18 कार्बन का होगा ये, 18 कार्बन का होगा ये। ठीक है, ये स्फिंगोसिन है। इस स्फिंगोसिन के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ता है, एक फैटी एसिड जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड, यहां पे एमाइड बॉन्ड है।
पहले पढ़ा था एस्टर बॉन्ड, फिर एक दो एक्सेप्शंस ईथर बॉन्ड, अब सफिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड के अंदर एमाइड बॉन्ड है। इसका मतलब है 18 कार्बन पॉलीहाइड्रोक्सी अमीनो अल्कोहल के साथ यानी सफिंगोसिन के साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एमाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड कौन है? ये है जी एमाइड बॉन्ड, ये है एमाइड बॉन्ड, ये है एमाइड बॉन्ड। तो अगर सफिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एमाइड बॉन्ड, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेरामाइड, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ceramide, the structure is called as ceramide. Now what is ceramide? Ceramide is sphingosine when attached to one fatty acid. Sphingosine plus fatty acid, लिंकेज कौन होगी जो इनको कनेक्ट करेगा? अमाइड लिंकेज, इसको हम कहते हैं सेरामाइड। ठीक है, ग्लाइसरोल फॉस्फोलिपिड्स के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट का काम कौन करता था? फॉस्फेटिडिक एसिड, यानी फॉस्फेटिडिक एसिड के ऊपर ही हम कोई अल्कोहल मॉइटी जोड़ते थे और हमारे पास ग्लाइसरोल फॉस्फोलिपिड मिलता था। यहां पे सेरामाइड एक्ट्स एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, सेरामाइड एक्ट्स एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। सेरामाइड के साथ अगर आपको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा सफिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? सेरामाइड। सेरामाइड किससे बनता है? एक तो सफिंगोसिन, उसके साथ एक फैटी एसिड जब जुड़ता है। ठीक है जी, अब हम एक स्पेशल केस लेंगे सफिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड का, वो है सफिंगोमाइलिन। सफिंगोमाइलिन, 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 देखो सफिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर, ये है सफिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर। ये क्या है जो ब्लैक में मैंने डाला है? ये है सफिंगोसिन। इसके साथ कौन जुड़ा है? इसके साथ जुड़ा है फैटी एसिड। किस बॉन्ड के साथ? एमाइड बॉन्ड के साथ। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। उसके बाद इस सेरामाइड के साथ, क्योंकि सफिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? सेरामाइड। इस सेरामाइड के साथ अगर फॉस्फोकोलिन जुड़ता है, इस सेरामाइड के साथ अगर फॉस्फोकोलिन जुड़ता है, यह है, इतना है सेरामाइड, यह है सेरामाइड, इसके साथ जुड़ा कौन? फॉस्फोकोलिन। इसी को हम कहते हैं सफिंगोमाइलिन, जो कि आप नर्वस टिश्यू में पढ़ते हो। माइलिन शीथ से कुछ न्यूरॉन्स कवर्ड होते हैं जो कि ऐसे इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है जी, तो वो सफिंगोमाइलिन का केमिकल नेचर क्या है? वो सेरामाइड का बना होता है, यानी एक सफिंगोसिन और फैटी एसिड के साथ जुड़ के एक सेरामाइड बनता है विद द हेल्प ऑफ एमाइड बॉन्ड, और उस सेरामाइड के साथ जब फॉस्फोकोलिन जुड़ता है तो हमारे पास मिलता है सफिंगोमाइलिन। तो ये है सफिंगोमाइलिन, सफिंगोमाइलिन। तो सफिंगोमाइलिन कहां देखा जाता है? इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज seen in eukaryotes, generally seen in eukaryotes। ठीक है, बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर सफिंगोमाइलिन होता है जो कि हम नर्वस टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं। और जो ये सफिंगोमाइलिन है, इट जनरली फेसेस ECM साइड, इट फेसेस ECM साइड। आपको आया समझ? जब मैंने फॉस्फेटिडाइलसीरीन को डिस्कस किया, या तो कुछ मेम्ब्रेन लिपिड्स ऐसे होते हैं, कोई सा भी लिपिड हो, वो या तो साइटोसॉलिक साइड की ओर फेस करते हैं या ECM साइड की ओर फेस करते हैं। जो सफिंगोमाइलिन है, इट फेसेस टुवर्ड्स द ECM साइड। ठीक है, सो ये है सफिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड। इसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया, नोन एज सफिंगोमाइलिन। ये भी हमने डिस्कस किया, we discussed this as well. Now, अब है ग्लिसरॉल बेस्ड सफिंगोलिपिड्स। ग्लिसरॉल बेस्ड सफिंगोलिपिड्स, इसके अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है। ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड्स के अंदर हमें पढ़ना है सेरिब्रोसाइड, हमें पढ़ना है ग्लोबोसाइड, और हमें पढ़ना है गैंग्लियोसाइड। हमें पढ़ना है गैंग्लियोसाइड। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सेरिब्रोसाइड, सिंपल है, सेरामाइड होगा, सेरामाइड होगा। अगर सेरामाइड के साथ ग्लूकोज जुड़ता है, यानी कोई मोनोसैकेराइड जुड़ता है, कोई मोनोसैकेराइड जुड़ता है, सेरामाइड के साथ अगर कोई मोनोसैकेराइड जुड़ता है जैसे ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं सेरिब्रोसाइड। अब सेरिब्रोसाइड क्या है? सेरिब्रोसाइड है ग्लाइकोसफिंगोलिपिड, इट्स ए ग्लाइकोसफिंगोलिपिड। ठीक है, नाउ इट्स नॉट ग्लिसरॉल बेस्ड, आई एम सॉरी फॉर दिस, I should erase this.
it is glycosphingolipids. glycosphingolipids के अंदर स्फिंगोलिपिड जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं सेरेब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। ठीक है, नाउ इट्स ओके। अब ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड क्या होता है? जब सेरेमाइड के साथ कोई मोनोसैकेराइड जुड़ता है तो सेरेब्रोसाइड कहलाता है। ग्लोबोसाइड क्या होता है? जब सेरेमाइड के साथ कोई ओलिगोसैकेराइड जुड़ता है, ओलिगोसैकेराइड जुड़ता है, इसको हम कहते हैं ग्लोबोसाइड। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ग्लोबोसाइड। फिर है गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड क्या होता है? सेरेमाइड प्लस ओलिगोसैकेराइड ही होगा। यहां तक तो ये ग्लोबोसाइड जैसा है, सेरेमाइड प्लस ओलिगोसाइड जिसको हम कहते हैं ग्लोबोसाइड। लेकिन गैंग्लियोसाइड क्या होता है? सेरेमाइड होगा, उसके साथ कोई ओलिगोसैकेराइड होगा। इनके अलावा besides ceramide and oligosaccharide there should be some molecules of sialic acid. Besides these contains one or more sialic acid molecules. सियालिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ये जो सियालिक एसिड है, इट प्रोवाइड्स द नेगेटिव चार्ज टू द गैंग्लियोसाइड। क्योंकि सियालिक एसिड के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होता है और ये गैंग्लियोसाइड को नेगेटिव चार्ज देता है। सियालिक एसिड प्रोवाइड्स नेगेटिव चार्ज टू गैंग्लियोसाइड्स। बहुत सारे गैंग्लियोसाइड्स ऐसे होते हैं कि जो कि एज ए रिसेप्टर का काम करते हैं। इवन की एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये। कॉलरा टॉक्सिन, एक टॉक्सिन आपने नाम सुना होगा जिससे कॉलरा होता है। एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलरा, जिससे कॉलरा होता है, वो एक टॉक्सिन को रिलीज करता है, कॉलरा टॉक्सिन। ऐसे एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि इन्फ्लुएंजा कराता है। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या जो कॉलरा टॉक्सिन है, ये किन पे, इनका रिसेप्टर कौन होता है? जब ये अपने गिवन सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, वो रिसेप्टर्स असल में गैंग्लियोसाइड्स होते हैं। मैं लिख देता हूं इधर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। कॉलरा टॉक्सिन बाइंड्स GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। यानी गैंग्लियोसाइड एज ए रिसेप्टर काम करता है फॉर व्हाट? फॉर कॉलरा टॉक्सिन। लेकिन गैंग्लियोसाइड्स के टाइप्स होते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर इट्स GM1। इट इज GM1। ये था कॉलरा टॉक्सिन। इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इट बाइंड्स GM3 ganglioside receptor. This is very, very important. GM3 ganglioside receptor. So this is important. ठीक है जी। तो यहां तक जो है हमारा जो लिपिड्स है ये कंक्लूड होता है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स को या न्यूक्लिक एसिड्स को। देखते हैं कि कौन सा टॉपिक उठाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस तरीके से हमने लिपिड्स को डिटेल में पढ़ा। इतना ही जो हमने पढ़ा कि इतना ही रिक्वायर्ड होता है फॉर CSIR नेट लाइफ या जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम्स होते हैं, ICMR, सेट, गेट, CSIR नेट, DBT। तो इनके अंदर इतना कंटेंट काफी है अबाउट द लिपिड्स। इन लिपिड्स को आप एक बार रिवाइज करो, अच्छे से समझो। बाकी इन द कमिंग lectures we'll be doing the PYQs of the lipids and the carbohydrates, or alongside we'll take the next topic that will be either amino acids or nucleic acids. वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। See you in the next video. Till then, take care of yourself.